हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई और कलरफुल का वीडियो नंबर 8, जिसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। राइट, ऑलरेडी हमने प्रीवियस 7 वीडियोस में इस सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर कर लिए, सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, न्यूमेरिकल्स देख लिए, किस किस के हिसाब से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। राइट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट कंसेप्ट। आपको ऑलरेडी 7 वीडियोस में हमने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। आपने वो वीडियोस देख ली होंगे, आई होप। नहीं देखे हो तो आप वो देख सकते हैं, और आपको अगर पहले से आता है तो हम ऑलरेडी इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। राइट, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चा, ये हमारा वीडियो नंबर 8 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस करने वाले हैं एक्सरसाइज के। कितने क्वेश्चन है वहां पर? 13 क्वेश्चन है, 1 to 13 सारे क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं और वो वाला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। डन है बात? तो बच्चों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता रहता हूं और आपका प्यार, आपका सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें, शेयर करें। राइट, तो उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी पढ़ पाए। राइट, आई नो ऑलरेडी देयर आर मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बट इफ यू लाइक दिस वन, इफ यू लाइक माय मेथड्स ऑफ टीचिंग, आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, सो दैट दे कैन आल्सो स्टडी। गॉट इट? बस काम एक ही होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है, सबको करनी है ना, और अच्छे परसेंटेज स्कोर करना है क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। डन? गुड टू गो? ओके, चलिए तो फटाफट से हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बच्चा, इसमें कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं। राइट, तो हम सारे क्वेश्चंस को फटाफट डील कर लेंगे, है ना। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। आइए, स्कोरिंग एक्सरसाइज है ना, अच्छे नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हो, इजी है। ठीक, तो आपको मैं ऑलरेडी पता है कि मेरे पास यहाँ टीम तो है नहीं है कोई एडिटिंग वगैरह की, तो यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्प्ले होते रहे स्क्रीन पे, बट आप हो सके तो आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं आपके साथ। आपको बिल्कुल फील आएगा कि आप और मैं आमने सामने एक लाइव क्लास में बैठे हुए हैं और क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। राइट, तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताता जाऊंगा, उसको कैसे सॉल्व करना है हम उसको देखते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जो कि एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है बच्चा, अ ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे। उन्होंने ये बोला है कि जो एक ह्यूमन आई होती है, क्या होती है? ह्यूमन आई होती है, वो ऑब्जेक्ट कितने भी अलग अलग डिस्टेंस पे क्यों ना हो, वो उन सबको एक ही जगह फोकस कर देता है ना। कहाँ पे? हमारे रेटिना पे। किस फिनोमिना की हेल्प से? इसको क्या बोलते हैं? जैसे ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला नाम रिस बायोपिया। तो बच्चा, ये तो हमारा आई डिफेक्ट होता है ना। रिस बायोपिया क्या होता है? आई डिफेक्ट। इसकी वजह से थोड़ी ना करती है, तो आई डिफेक्ट है। फिर उन्होंने बोला अकोमोडेशन, हाँ। फिर उन्होंने बोला नियर साइडनेस, फिर उन्होंने बोला फार साइडनेस। बेसिकली ये कैसे कर पाती है? बेसिकली जो हमारी आई है वो डिस्टेंस, अलग अलग दूरी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक ही जगह पर फोकस कर देती है। कहां पर? हमारे रेटिना पे। तो इस फिनोमिना को हम बोलते क्या है? अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। तो ऑप्शन नंबर बी, एकोमोडेशन, इज योर आंसर। हाउ? कैसे करती है? आई, जो हमारी आई होती है ये ऐसी है जिसका फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कुछ भी हो, बट ये उनको कहां पर ला देती है? वी क्या होता है इनका? रेटिना, है ना। इनका वी क्या होता है अपनी आई का? अपनी आई बड़ी छोटी तो हो नहीं सकती, तो हमारे आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ भी हो, बट उसको वो कहां फोकस करती है? कहां पर इमेज बनाती है? रेटिना पे। इसको हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेशन ऑफ आई, और पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बोलते हैं। राइट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमारे वीडियोस में। किसमें? वीडियो नंबर 1 में, जहां हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई का। और इसी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसका मतलब क्या हुआ? आई अपनी पावर को चेंज कर लेती है। क्यों? क्योंकि आई का जो फोकस होता है, आई के लेंस का जो फोकस होता है,
ये एडजस्ट हो जाता है, ये फिक्स नहीं होता, राइट। इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है बच्चा? हाँ सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप एनसीईआरटी रखना अपने पास, तो आपको फील आता रहेगा और ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं तो आप ईयरफोन लगा के बैठे रहते हैं, एक कॉपी पेन लेके बैठना, पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं बने तो सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 2, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। बच्चा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के हम इसका आंसर दे सकते हैं। अभी हमने देखा है कि जो ह्यूमन आई होती है ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? वो क्या होता है? रेटिना। क्वेश्चन नंबर 2, 4 ऑप्शंस फिर से हैं, ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि ह्यूमन आई, जो हमारी आई है, वो ऑब्जेक्ट्स की इमेज कहां पर बनाती है? तो कहां पर बनाती है? रेटिना पे। कहां पर बनाती है? रेटिना पे। तो और रेटिना जो ऑप्शन है वो है हमारा डी। एनसीईआरटी खोलिए, लाइव फील होगा आपको, आप और हम आमने सामने बैठे हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना बच्चा? तो आंसर क्या होने वाला है? क्या है आंसर इसका? रेटिना। कहां पर इमेज बनाती है? रेटिना पे। क्लियरिटी है? गुड टू गो। आगे बढ़े थर्ड पे। आइए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आओ डिस्कस करें। न्यूमेरिकल नहीं है ये क्या है? ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो कि इनकी सारी थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे से आपने जब ह्यूमन आई की वर्किंग पढ़ी होगी तो ये आंसर आप वैसे ही दे सकते हो। थर्ड क्या कहता है? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। ये बोला है किसी की जो आई होती है, हम लोगों की जो आई होती है, उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना है? मतलब इसका क्या है बच्चा कि प्रॉपरली क्लियरली मिनिमम कितनी दूरी तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। लीस्ट डिस्टेंट विजन का मतलब क्या होता है? मतलब लीस्ट डिस्टेंट मतलब सबसे कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, जहां पर हम ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज जहां से हम देख लेते हैं। तो याद करिए, ये हमने पढ़ रखा है, ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 25 मीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो आंसर है सी, 25 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, किसी भी इंसान, किसी भी नॉर्मल आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक। ये हमने आई डिफेक्ट्स में डिस्कस किया था, याद करिए वीडियो नंबर 2 या 3 में इसका हमने डिस्कशन कर रखा हुआ है ना? लीस्ट डिस्टेंट विजन मतलब सबसे कम डिस्टेंस जहां से हम क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। एक एवरेज जो है यंग और मतलब नॉर्मल आईज का, वो कितना है बच्चा? 25 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको आते होंगे और आपने मेरे बताने से पहले ही आंसर टिक कर लिया होगा, है ना? क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ रखी है अच्छे से। क्लियरिटी है? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपसे क्या कह रहा है कि ये बताइए कि जो हमारी आई का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया कि जो हमारी आई होती है उसका फोकल लेंथ वेरिएबल होता है, वो अपने फोकल्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। बट कौन है इसके पीछे जो ऐसा करवाता है? किसकी वजह से? कौन इसकी हेल्प करता है फोकल लेंथ चेंज कराने के लिए? तो याद रखिए, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं भी है, नहीं भी दी हो ऑप्शन तो 1 वर्ड में हम इसका आंसर कर सकते हैं। याद करिए कौन था? वर्किंग में पढ़ा था, सिलियरी मसल्स। कौन? सिलरी मसल्स होती है ना? कौन होती हैं? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या करती हैं? हमारे आई लेंस के फोकस को बच्चा वो चेंज कर देती है ना? कौन हेल्प करता है फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए आई का? सिलरी मसल्स, है ना? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चा? आंसर सी। ए ऑप्शन है प्यूपिल, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है सिलरी मसल्स और डी ऑप्शन है आइरिस। तो हमारा आंसर कौन सा है? कौन सा आंसर है बच्चा? सी, सिलरी मसल्स। इट हेल्प्स
द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू, आई होप। डन है, आगे बढ़ जाएं, चलें, आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसकी थ्योरी बच्चा हम ऑलरेडी हमारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हाँ सर, आ तो रहा है, क्योंकि इसकी थ्योरी हमने बहुत अच्छे से वीडियो में पढ़ रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अब थोड़ा सा सॉल्विंग के लिए आ चुका है, तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। थोड़ा सा साइड से लिखेंगे क्योंकि बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, मतलब ज्यादा बोर्ड की स्पेस की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 सुनिएगा, ये क्या बोल रहा है। अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। एक पर्सन है जिनको एक लेंस की जरूरत है जिसकी पावर कितनी है, -5.5D डायोप्टर, ठीक है। फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, मतलब उसके डिस्टेंट विजन का मतलब दूर का, करेक्टिंग हिज डिस्टेंस विजन मतलब दूर का, ठीक है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड ए लेंस ऑफ पावर 1.5। तो ये तो कहां है, फार का करेक्ट करने के लिए उसने बोल दिया है, फॉर करेक्टिंग फार डिस्टेंट विजन, दूर का। और फिर उसने बोला कि उसका नियर भी है, जिसके लिए उसको पावर लग रही है +1.5D की, नियर पॉइंट के लिए, ठीक, अच्छी बात है। What is the focal length of a lens required for correcting distant vision and near vision? बहुत ही सरल आसान सा सवाल है बच्चों, है ना। सॉल्यूशंस देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है कि एक पर्सन है, इनको बेसिकली कौन सा डिफेक्ट है, इनको देखो फार नहीं दिखता, तो मतलब इनको बच्चा मायोपिया भी है। क्या है, दूर का नहीं दिखता है, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मायोपिया। याद करिए, दूर का नहीं दिखता है तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मायोपिया, है ना। फार डिस्टिंक्ट विजन या डिस्टिंक्ट विजन अकेला बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट विजन मतलब दूर का। तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए पावर कितनी लग रही है इनको लेंस की, -5.5D। तो इनको कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। नियर पॉइंट की बात करें तो इनको नियर का भी नहीं दिखता है, और जिसकी पावर की बात, इनका नियर पॉइंट भी है, तो उसके करेक्ट करने के लिए कितनी पावर का लेंस चाहिए, +5.D का, मतलब इनको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो बेसिकली इनको क्या है, इनको रिस बायोपिया है। रिस बायोपिया का मतलब मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी। याद करो, हमने 3 डिफेक्ट पढ़े थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और रिस बायोपिया। यहां से आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो दूर का नहीं दिखता है तो मायोपिया, पास का नहीं दिखता है तो हाइपरमेट्रोपिया। इनके तो इनको दोनों का नहीं दिखता है, एक पास का पॉइंट भी है, दूर का पॉइंट भी है। क्या बात समझ में आई। तो इनके लिए कंबाइंड इफेक्ट है कौन सा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इस कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं रिस बायोपिया। याद है, क्या बोलते हैं, रिस बायोपिया। अगर आपसे पूछा जाता कि इनको कौन सा डिफेक्ट है, तो आंसर क्या होता, रिस बायोपिया। आइए फटाफट पहला वाला बात करें हम, तो हम कौन से इसकी बात करें, फोकल लेंथ की, तो हम पहला वाला इसको अलग अलग कर लेते हैं क्वेश्चन। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट केस सेकंड केस। तो फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं, तो पावर कितनी है, -5.5D। लेंस कौन सा होगा, अगर माइनस है तो लेंस हमें पता है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज होता है, बताइए, कॉनकेव लेंस। क्या बात समझ में आई, कॉनकेव लेंस। डन है बात, ठीक है। तो हमें इसका फोकल लेंथ बताना है, तो हमें पता है पावर होती है 1/फोकस, पावर होती है 1/फोकस। तो बच्चा फोकस क्या हो जाएगा, 1/पावर। पावर कितनी है, -5.5, तो यहां रख देंगे -1/5.5। यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व करके आंसर बताइए, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूं। कैलकुलेशन करूंगा, वीडियो में टाइम लगेगा। आई होप आपको प्लस माइनस डिवाइड करना आता है। सो व्हेन यू सॉल्व इट, यू विल गेट -0.18 मीटर, -0.18 मीटर्स। क्या बात ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया, फोकल लेंथ। नंबर पार्ट 1 हमने कर लिया। कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। तो लेंस कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव, जिसका फोकस कितना है, जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, 0.18 मीटर, माइनस का होगा।
क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉनकेव, और कॉनकेव का फोकस माइनस होता है। क्या डन है, समझ आ गया? आओ पार्ट 2 करें। समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ये क्वेश्चन हम ऐसे ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे वीडियोस में ही। तो नंबर 2 की बात करते हैं, दूसरा केस। उसने बोला कि उसी पर्सन का नियर पॉइंट कितना है, तो पावर दी हुई है, मतलब पास का भी नहीं दिखता है, तो पावर कितनी दी हुई है, प्लस 1.5D। तो ये कौन सा लेंस यूज कर रहे होंगे? हमें पता है जब हमारे पास नियर पॉइंट नहीं दिखता है तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। काय का होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स पावर प्लस माइनस देख के भी हम बता सकते हैं। अगर पावर प्लस है तो मतलब लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, प्लस, तो उसकी पावर भी होती है प्लस। फटाफट से आंसर, फोकल लेंथ बतानी है तो पावर अगेन 1 अपॉन फोकस होता है, तो फोकस हो जाएगा 1 अपॉन पावर, तो हम इसको लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.5, और आंसर किस में आएगा, मीटर में। कैलकुलेशन करिए फटाफट से, बताइए, आंसर आएगा 0.667। 0.667 मीटर्स। ये फोकस हमने किस में बताए हैं, मीटर्स में। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर इसी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 66.7 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। और कुछ तो नहीं पूछा इसमें? नहीं पूछा है। ओके, तो फटाफट से इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। समझ आ गया? आई होप आ गया होगा। लाइव बात तो आप हमसे कर नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे पूछ तो सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। डन। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर दीजिएगा, राइट, तो मैं कमेंट पढ़ के शायद उसका रिप्लाई कर पाऊं। डन, आगे बढ़े। ओके सर, ये आसान है बहुत, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, क्लासेस में भी हमने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, स्कूल में भी सर हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसलिए ये सब बस हम तो सर रिवीजन के लिए देख रहे हैं आपका वीडियो, तो हमारा रिवीजन भी हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, आपको कुछ भी हो जाए, जो भी हेल्प आपसे, मतलब जो भी हेल्प आपकी इससे हो जाए आप लीजिए। डन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कहना चाहता है कि हमें बताइए क्या, आइए। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिया पर्सन इज 680 सेंटीमीटर। फार पॉइंट दिया हुआ है किसी का, मायोपिया का। मायोपिया है तो मतलब क्या है, दूर का नहीं दिखता, तो फार पॉइंट आपको गिवन है बच्चा 80 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। The far point of a myopia person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and the power of lens required to correct this problem? बहुत ही आसान सा सवाल। उन्होंने आपसे ये पूछा है, what is the nature? What is the nature and power पूछिए कि फोकस पूछा है? What is the nature and power of lens required टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? एक पर्सन है, सज्जन पुरुष हो सकते हैं, तो उनका बेटा फार पॉइंट कितना है, 80 सेंटीमीटर, मतलब इनको 80 सेंटीमीटर के बाद ब्लर दिखता है, ठीक है। तो उनका कौन सा लेंस वो यूज करें, मतलब उस लेंस का नेचर क्या हो और उसकी पावर क्या हो, बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल, सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चा हमारे लिए फार पॉइंट क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर। तो याद करिए, बेसिकली हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें तो लेंस बताना है और पावर निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फोकस। फोकस मिल जाएगा तो हमें पावर मिल जाएगी, है ना। फोकस मिल जाएगा तो इसी में इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमें पावर मिल जाएगी। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या है, फोकस। डन। आइए, तो लेंस कौन सा लगेगा, मायोपिया है, क्या है, मायोपिया, तो लेंस कौन सा लगता है, तो बता दीजिए। कॉनकेव लगता है सर। इनको कौन सा नेचर बताना है, तो लेंस कैसा, कॉनकेव। और नेचर में लेंस, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस।
तो पहला आंसर तो हो चुका, व्हाट इज द नेचर। तो लेंस कौन सा चाहिए है, कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है बच्चा, डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो नेचर ऑफ द लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट इज व्हाट, कॉनकेव, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। अब एंड द पावर शुड बी, निकाल देते हैं। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है फोकस निकालने के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मैंने मायोपिया का डिफेक्ट का वीडियो डाला था, उसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जब मायोपिया का डिफेक्ट हो तो u क्या हो जाता है, इंफिनिटी। u क्या हो जाता है, इंफिनिटी। और v क्या हो जाता है, फार पॉइंट। v क्या हो जाता है बच्चा, फार पॉइंट। ये हमने एक्सप्लेन कर रखा है मायोपिया के वीडियो में, आप देख सकते हैं। क्यों, 80 सेंटीमीटर के बाद उसको सब क्या देखेगा, ब्लर। तो 80 सेंटीमीटर के उस तरफ जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सारे डिस्टेंस हम क्या ट्रीट करते हैं, इंफिनिटी। और उन्हीं सारे डिस्टेंस के इमेज वर्चुअल हम कहां बना दें, फार पॉइंट पे, तो सारी चीजें दिखने लगती हैं। इसलिए हमारा फार पॉइंट क्या हो जाता है, v। तो बहुत ही आसान है, 1/f इज इक्वल टू 1/v। सेम साइड होता है v, ऑब्जेक्ट और v कहां पर होता है इस केसेस में, सेम साइड। तो जो हमें v गिवन है आपका वो कितना होगा, -80 सेंटीमीटर। तो यहां रखेंगे -80 सेंटीमीटर, 1/इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी कोई भी चीज क्या होती है, 0। तो यहां से बच्चा हमारा फोकस आ गया, यहां से हमारा बच्चा फोकस कितना आ गया, -80 सेंटीमीटर, -80 सेंटीमीटर। तो हमें फोकस को हम तो अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें तो -0.8 मीटर्स। क्यों पावर को, फोकस को हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया बच्चों, क्योंकि जब हम पावर निकालते हैं तो फोकस हम मीटर में रखते हैं, तभी हमारी पावर डायोप्टर में आती है ना। तो फोकस क्या हो गया, -0.8 मीटर। So from here power is equals to 1/f which is equals to -1/0.8 मीटर्स। नीचे तो इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 10/8। माइनस तो आनी ही आनी है क्योंकि वैसे भी लेंस हमारा कौन सा है, कॉनकेव। तो कॉनकेव की पावर नेगेटिव होती है क्योंकि फोकस नेगेटिव होता है, और जो फोकस निकाला है वो आया भी नेगेटिव है। क्या बात है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब 1/8 10/8 कर लीजिए, तो ये आएगा 1 पॉइंट, है ना, 8 क्या है, 2 बचा, 1.2 समथिंग आएगी डायोप्टर। ये हमारा आंसर है, पावर इज इक्वल टू -1.2 डायोप्टर। क्लियरिटी है, बोलो। 1.25 और लगा लो, और आगे तक इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25d, 1.25d माइनस का, समझ आ गया, बोले। देख लो, मैं थोड़ा सा नीचे तक का दिख रहा है वीडियो में, बोर्ड पूरा आ रहा है, हाँ डन, पूरा बोर्ड आ रहा है, ये आपकी पावर आ गई। तो भाई साहब आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, आप आंसर लिखेंगे द नेचर ऑफ द लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ब्रैकेट में लिख देना कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -1.5d। ये वाला ये लेंस यूज कर लेंगे तो इनको बढ़िया क्लियर साफ साफ 80 के बाद भी दिखने लगेगा। क्या बात ठीक है, यस और नो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नोट कर लिया, पॉज कर लो, नोट कर लो। हाँ सर, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू बदल सकती है, कंसेप्ट यही रहेंगे। पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, क्या रिपीट होता है, कंसेप्ट रिपीट होता है बच्चों। क्या रिपीट होता है, कंसेप्ट। आप कितने भी साल के एग्जाम्स के पेपर लास्ट ईयर्स के उठा के देख लें, प्रीवियस ईयर के, तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या बदला होगा, वैल्यूज। क्या बदला होगा, वैल्यूज। तो वैल्यू तो सर हम रख लेंगे, कैलकुलेशन करना हमें आता है, बहुत बढ़िया। 100 में से 100 नंबर लाएंगे सर साइंस में, फिजिक्स पार्ट में तो ले ही आएंगे, केमिस्ट्री आप पढ़ ही लेते हो, है ना। बायो तो सर हम याद कर ही लेंगे, कोई बात नहीं, सब सब्जेक्ट पढ़ना है बराबर से, तभी नंबर अच्छे स्कोर होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड।
नियर पॉइंट ऑफ आई से पहले एक एक पार्ट में कर लें। दो चीजें पूछी हैं, उन्होंने बोला डायग्राम बना के दिखाइए, डायग्राम बना के दिखाइए कि हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट होता है। तो हमने हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, उसमें मैंने करेक्शन आपको दिखा रखा है। तो अगर मैं आपको फिर से यहाँ दिखा दूं तो हाइपरमेट्रोपिया कैसे, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, पास का नहीं दिखना। हमें क्या डायग्राम बनाना है पहला, इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन बड़ा है अभी, पहला वाला पार्ट करा रहा हूं, हाइपर मेट्रोपिया के करेक्शन का डायग्राम बनाना है, हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन का डायग्राम बनाना है। तो हाइपरमेट्रो में हुआ होता क्या था कि रेस कहाँ होती, रेटिना के पीछे जाके मिलती थी, तो उनको कहाँ लाना पड़ता था, रेटिना पे। तो लेंस कौन सा लगाते थे, कॉन्वेक्स। क्या लगाते थे, कॉन्वेक्स। तो आइए डायग्राम बनाए। एक नॉर्मल सा डायग्राम में बनाऊं, आपकी किताबों में शायद कुछ और तरीके से बना हो। तो ये हमारा आई लेंस, ये हमारा रेटिना, ये क्या हो गया, रेटिना। में दोनों डायग्राम बना दूंगा आपको, ये रेटिना, ये आई लेंस। तो इसके सामने हम क्या लगा देते थे, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। और ये क्या है, आई लेंस। तो एक ऑब्जेक्ट यहां पर रख रखा है पास में, है ना। तो यहां से रेस निकलेंगी इस ऑब्जेक्ट से, इस तरीके से इसमें पहुंचेंगी, फिर इनको डाइवर्ट करेगा थोड़ा सा इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। और ये इनको जाके कहां मिला देगा, रेटिना पे। कहां मिला देगा, रेटिना पे। ये क्या है, करेक्शन का डायग्राम। अगर पूरा आई लेके बनाए तो, पूरा आई लेके बनाए तो ध्यान दीजिएगा। ये और ये बन गई हमारी आई, है ना। ये बाहर क्या लगा दिया इसके अपन ने, कॉन्वेक्स लेंस अपना आर्टिफिशियल वाला। यहां कौन होगा, यहां होगा अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रेस आएंगी, पहले हमारे बाहर वाले लेंस में जाएंगी, फिर हमारे आई लेंस में इंटर करेंगी इस तरीके से, और ये इनको ले जाके कहां मिला देगा, रेटिना पे। ये क्या है हमारा, रेटिना। ये क्या है हमारा, रेटिना। ये डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में, याद करिए। तो ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम है। ये है हमारा आई लेंस, और ये हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ये रेस इस तरीके से जा रही हैं, तो कौन सा यूज करते हैं हम, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस। और ये हमारा इसलिए क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा डायग्राम बन चुके हैं। ये थोड़ा नॉर्मल समझने के लिए, और ये कंप्लीट आपकी बुक के हिसाब से, है ना। डन है। ये क्या है, पूरी ह्यूमन आई, यही तो ह्यूमन आई है। ठीक, पहला पार्ट क्लियर, बोलो हाँ कि ना, नोट करें, डायग्राम बनाए, कॉपी पेन लेके बैठे। डन, आगे बढ़े। हाँ सर, आ गया, चलिए। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, आइए, न्यूमेरिकल है। पहले पार्ट में डायग्राम पूछा था करेक्शन का, हमने बना दिया, बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बना के आइएगा एग्जाम में, कि देखते ही साथ टीचर बोले कि बच्चे को पूरे में से पूरे नंबर देना है ना। हलाली मत करना, कंजूसी मत करना डायग्राम बनाने में। अच्छा बढ़िया प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बना के आना, ऐसे का ऐसा। आइए दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिया आई इज 1 मीटर। इसी क्वेश्चन में उन्होंने बनाया है कि नियर पॉइंट आपको दिया हुआ है कि नियर पॉइंट जो है बच्चा वो 1 मीटर है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, पास का नहीं दिखना। तो जो पास का जो पॉइंट होता है, जहां से हमें दिखना चालू होता है, जिसके पहले हमें नहीं दिखता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। मतलब इनको जो सारी दुनिया दिखना चालू होगी, बढ़िया शानदार, मतलब ब्लर नहीं होगी, 1 मीटर के बाद। नॉर्मल पर्सन की कहां से हो जाता है चालू, 25 सेंटीमीटर। इनको कहां से, 1 मीटर। आइए, what is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of a normal eye is 25 centimeter. उन्होंने ये पूछा, नॉर्मल पॉइंट ऑफ आई इज, नॉर्मल पॉइंट मतलब नियर पॉइंट ऑफ आई इज, नॉर्मल पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई मतलब जो इसको डिफेक्ट नहीं है उनकी बात कर लेते हैं, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो आइए फटाफट से हम इनकी पावर निकालनी है। तो पावर होती है बच्चा
पावर क्या होती है 1 अपॉन फोकस होती है सर, पावर होती है 1 अपॉन फोकस होती है। तो हमारा मोटिव क्या है निकालना, फोकस। तो फोकस कैसे निकालते हैं, फोकस निकालते हैं सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये फोकस निकालने का फॉर्मूला होता है। कि डिजाइन क्या करना है, इनको कौन सा लेंस लगेगा पहले तो ये बताइए। जिनको पास का नहीं दिखता, डायग्राम अभी हमने बनाया था, इनको लेंस लगेगा कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस लगेगा इनको, कॉन्वेक्स लगेगा। ठीक, तो लेंस डिजाइन जो हमें करना है इनका कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आसान है। अब नियर पॉइंट तो याद करिए, ये मैंने आपको पूरा हाइपरमेट्रोपिया में एक्सप्लेन किया था। नियर पॉइंट होता है हमारा v, जो कि कितना है 1 मीटर। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो जो हमारा v हो चुका है वो कितना हो गया है -100 सेंटीमीटर। ये क्यों किया अभी बता देता हूं। और जो हमारा u होता है वो होता है नॉर्मल पॉइंट, मतलब नॉर्मल विजन। तो u हो जाएगा यहाँ कितना -25 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको सब पता होगा, हमने सारा वीडियो में हाइपरमेट्रोपिया में एक्सप्लेन कर रखा है। जो u लेते हैं हम इसमें क्या लेते हैं 25 सेंटीमीटर। और v क्या होता है, जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनानी है, इन यहां से इनको दिखना चालू होता है। जो भी 1 मीटर से लेके, जो भी 25 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच की चीजें हैं वो इनको ब्लर दिख रही हैं। तो जो भी इनके बीच की चीजें होंगी ऑब्जेक्ट की रेंज की, वो हम कहां बना देंगे, इनके नियर पॉइंट पे। तो वो इनको दिखने लगेंगे। ये कंसेप्ट था। तो v क्या हो जाएगा -100। याद करिए नियर पॉइंट में, नियर पॉइंट क्या होता था v, नियर पॉइंट क्या होता था v। तो नियर पॉइंट कितना है 100 सेंटीमीटर। तो v कितना हो गया -100। और u क्या होता था नॉर्मल विजन पॉइंट, जो हमें दिया हुआ है -25। बस खत्म, वैल्यू रख देते हैं अपन फॉर्मूले में। सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, मतलब 1 अपॉन माइनस का 100 माइनस -125 माइनस -125। डन है, समझ आया। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखना ये क्या बनने वाला है 1 अपॉन एफ, ये प्लस हो जाएगा। इसको मैं आगे लिख रहा हूं 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 100। ये मैंने क्या किया, ये मैंने माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। फॉर्मूले में रखने के बाद u की वैल्यू -25 है, तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। और 1 माइनस का 100 है, तो ये प्लस को मैंने आगे लिख लिया 1 अपॉन 25 और इसको पीछे लिख दिया। डन। बस अब सॉल्व कर लो। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 100 और 25 का एलसीएम 100। ठीक, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। सॉल्व करना है, एलसीएम ले रहा हूं। 25 और 100 का एलसीएम 100। 25 को 100 से डिवाइड किया तो 4, 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 100 को 100 से माइनस, तो ये आ गया अपना कितना 3/100, 3/100। डन। तो आपका फोकस निकल के आया बच्चा 100/3, 100/3। तो फोकस हो गया अपना कितना 33.3 सेंटीमीटर। नोट करें, कुछ नहीं किया, वैल्यूज रखी हैं किसमें, लेंस फॉर्मूले में, क्योंकि हमें चाहिए क्या है फोकस। उसी से क्या निकलेगा पावर। फोकस निकालने के लिए हमें दिया क्या है v दिया है। v होता है हमारा नियर पॉइंट और u होता है नॉर्मल विजन। तो u हो गया सेम साइड है दोनों, तो u -25 और v -100 सेंटीमीटर। तो जब सॉल्व किया तो f की वैल्यू कितनी आई 33.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख लेना, पावर में यहाँ निकाल दे रहा हूँ। बेसिकली मुझे चालू यहीं से होना चाहिए, मैं हमेशा ये बोर्ड छोड़ देता हूँ, आदत ही बेकार है, क्या कर सकते हैं। अब यहीं से करेंगे तो पावर होती है 1 अपॉन एफ, बट आपको तो पता है मैं कर क्या रहा हूँ। पावर होती है 1 अपॉन एफ, और एफ कितना आया, पहले हम इसको काय में रखेंगे मीटर में, काय में रखेंगे मीटर में। तो पहले अपन फोकस को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपना जो फोकस है वो कितना है 33.3 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 0.33 मीटर, 0.33 मीटर। तो पावर हो गई 1 अपॉन एफ, मतलब 1 अपॉन, याद रखना पावर में जो भी हम फोकस रखते हैं वो मीटर में रखते हैं। पावर में जो भी हम फोकस रखते हैं वो मीटर में रखते हैं। इसलिए फोकस को हमने सेंटीमीटर में आया था उसको मीटर में कर लिया। यहां भी लिख देता हूं
तो फोकस इज इक्वल टू 0.33 मीटर। बस अब इसको कर लो डिवाइड, तो 1 को आप 0.33 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.33, है ना, 3.33 डायोप्टर और प्लस का, ये रहा आंसर। तो हाइपरमेट्रोपिया से जो ये पर्सन अफेक्टेड थे, तो इनके लिए लेंस कौन सा यूज करना है, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग। कौन सा यूज करना है इनको, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, प्लस की 3.33 डायोप्टर। सही है बात, बोलो हाँ कि ना। ये 3.3 आएगा, ये पॉइंट भी आ सकता है, बट प्लस 3D। सॉल्यूशन आपको करना है, मैं सॉल्व नहीं करता हूं, है ना, प्लस 3D। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 10 ऊपर वाला 10, इसको लिख लो 0.33 को आप क्या लिख लो 3.33, तो 3 इंटू 3.33 इज बेसिकली इक्वल्स टू 10। समझ आ गया, 3 ही आएगा, मैंने 3.33 लिख दिया था, आंसर है 3 डायोप्टर। कैलकुलेशन है आपको करना है, अरे 3 में 3.33 का मल्टीप्लाई करोगे, हाँ सर हमें तो आता है, आप इन्हें गलत लिख रहे थे। पावर कितनी चाहिए इनकी, 3 डायोप्टर प्लस 3D। डन है, बोलो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फटाफट से चलते हैं, वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट में खत्म करना है। आइए, समझ तो आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, ये सारे कंसेप्ट, ये सारी थ्योरी यहां से आपकी रिवाइज भी होती जा रही है, जो हमने पढ़ रखा है, प्लस हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व होती जा रही है बच्चा। कौन सा क्वेश्चन सर, 8 कराओ। कई क्वेश्चंस तो इसमें क्या है, थ्योरेटिकल है, फटाफट से उनको हम डिस्कस कर लेंगे। आंसर कैसे लिखने हैं हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हम इसी साइड से करेंगे। कहाँ गया 8, इसमें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 मिसिंग सा है थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकिएगा। 7th तो ये आप अपने एनसीईआरटी में चेक कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेंशन है मेरे उसमें, कोई ना, थोड़ी देर के लिए लाइट डिम हुई थी, लाइट आ गई, पता नहीं क्यों हुआ है, ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 मैं अभी चेक कर लूंगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 जो मेंशन्ड है बच्चा, मुझे लगता है सीक्वेंस चेंज हो गया है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, पता नहीं 8 इसमें कहाँ चला गया, सीधा इसमें 9 है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझते हैं। What happened to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रही, क्वेश्चन नंबर 9 हो या 10 हो, सॉरी 8 हो, प्लीज चेक कर लेना एक बार, मेरे में 9th मेंशन्ड है, ठीक। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, if object distance changes, if object distance changes, what happened to the image distance, image distance? Answer is image distance remains same. आंसर इज, बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, इमेज डिस्टेंस रिमेन सेम, इमेज डिस्टेंस रिमेन सेम। क्यों, अब आओ समझते हैं। क्योंकि बच्चा आंसर कैसे लिखेंगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा आई लेंस था, कोई भी ऑब्जेक्ट है कहीं भी, हमारी इमेज कहां बनती है, रेटिना पे। हमारी इमेज कहां बनती है, रेटिना पे। और हमारे आई लेंस से रेटिना का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है।
तो ऑब्जेक्ट कहीं भी बन जाए, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, लेकिन इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, तभी तो हमारे आई का जो फोकस होता है वो चेंज होता रहता है, तभी तो जो हमारे आई का फोकस होता है वो चेंज होता है। और ये कैसे होता है? ड्यू टू द अकोमोडेशन ऑफ आई, जो हमने पहले पढ़ा था, एकोमोडेशन अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। आई का जो लेंस होता है, हमारे जो आई का लेंस होता है वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। और इसको कौन करता है? सिलरी मसल्स। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और जो हमारा जो v होता है ये क्या होता है? फिक्स होता है। बदलता कौन है? u, तो बदलेगा कौन? f। v इज फिक्स, v इज फिक्स, क्योंकि हमारे आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है, बिकॉज द साइज ऑफ आवर आई डज नॉट चेंज, द आई ऑफ आवर साइज इज फिक्स। व्हाट इज फिक्स्ड? v इज फिक्स्ड। व्हाट चेंजेस? u, देन व्हाट विल चेंज? f। और f को चेंज कौन करता है? सिलरी मसल्स। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? If the object distance changes, the image distance remains same because the size of our eye does not change, and the distance between the, because image formed on retina, and the distance between the eye and the retina is fixed. Because, and this how it done? It is due to the accommodation power of eye lens, because the focus of our eye lens get changed, and it is done by ciliary muscles. डन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। मैं एक बार 8 से चेक कर लूंगा कि वो कहां गया। डन? यस और नो? ओके। आइए अभी मैं इसी को शॉर्ट आउट कर देता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 8 थे कि 9। 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, 1 सेकेंड बच्चा। अपन इसमें एनसीईआरटी में नंबर देख लेते हैं कौन सा है। एक सेकेंड, है ना, ये शॉर्ट आउट हो जाए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन नंबर यहाँ के वहां हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास एनसीईआरटी नहीं पता पता नहीं है कहाँ रखी हुई है। मैं सब पता हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है तो पढ़ाते रहते हैं। बस 1 सेकंड में नंबर चेक कर लेते हैं कि ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है। डन? बस मिल जाए तब है। इसमें भी मिल नहीं रहा बेटा, 1 सेकंड रुकना। हाँ सर रुके, आप चेक कर लो, मुझे नंबर चेक करना है बस, बाकी तो अपना काम हो गया। जो भी क्वेश्चन होंगे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये आ गए, ये आ गए, मिल गया। ओके आओ, तो जो हमने अभी किया था बच्चा वो क्वेश्चन नंबर 9 था। मैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से सुनना। Why is the normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 centimeter? ध्यान से सुनना। Why why normal eye is not able to see the objects? Why normal eye is not able to see the object which is placed less than 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई? ठीक, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है बच्चा कि हमारी आई है, क्या है? आई है। हमने क्या पढ़ रखा है कि जो भी हमारी ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, वो जो ऑब्जेक्ट्स क्लियरली
25 सेंटीमीटर के बाद देख पाती है। जो नॉर्मल विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर के बाद होता है। मतलब किस ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती हैं, विच इज कैप्ट एट 20 सेंटीमीटर एंड अवे फ्रॉम 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के इस तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली नहीं दिखते हैं। क्या नहीं दिखते हैं? क्लियरली नहीं दिखते हैं, है ना। रीजन पूछा है वाई। आइए तो समझते हैं इसको थोड़ा सा, फिर आपको आंसर बताऊंगा कि लिखना कैसा है। ठीक, देखिए आई, तो ये हमारी आई हो गई और ये हमारा रेटिना हो गया। मैं कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट या 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर में। तो इसमें रेस कैसे आएंगे? इस तरीके से, यस और नो। अब बच्चा हमारे लेंस का क्या काम है? हमारे लेंस का काम और सिलरी मसल्स का काम ये है कि इन रेस को कहां भेजना है? रेटिना पे। कहां भेजना है? रेटिना पे। बच्चा प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे लेंस के अकोमोडेशन पावर है, जो हमारे लेंस के अकोमोडेशन पावर है, अब ये जो रेस हो रही होंगी ये कहां जाके मिल रही होंगी? बेसिकली पीछे। कहां जाके मिल रही होंगी? पीछे। तो ये इसको और नहीं कंप्रेस कर पा रहा है, और कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देयर इज ए लिमिट ऑफ चेंजिंग अ फोकल लेंथ ऑफ अवर आई। देयर इज अ लिमिटेशन फॉर, मतलब अकोमोडेशन पावर जो होती है उसकी एक लिमिट है। जो हमारे लेंस जो अकोमोडेट हो जाता है, मतलब जो मैक्सिमम अकोमोडेशन, नियरेस्ट पॉइंट का जो मैक्सिमम अकोमोडेशन है लेंस का, वो कहां से है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। इससे पास जब ऑब्जेक्ट आता है तो लेंस और ज्यादा अपना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाता है। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ वो कहां तक चेंज, कम कर सकता है, कम की बात हो रही है, कहां तक कर सकता है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर से अंदर आता है जब ऑब्जेक्ट, तो रेस और फैली हुई आने लगती है। कैसी आने लगती है? और डाइवर्टिंग आने लगती है। तो उनको और क्या करना है? मिलाना पड़ता है। तो लेंथ खिजरी मसल उसको और कॉम्पैक्ट नहीं कर पाती है ना। देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ अकोमोडेशन ऑफ पावर, मतलब फोकल लेंथ चेंज करने की भी एक लिमिट है। समझ में आया? जो कि बेसिकली विच इज लेस देन 25 सेंटीमीटर के बाद जो फोकल लेंथ चेंज होनी है वो हमारे सिलरी मसल्स या लेंस नहीं कर पाता है। So how will you write an answer when the object is placed less than a 20 centimeter from eye? The rays are coming diverting from an object, and there is a limitations for the accommodation of a power of a lens. Clarity है? And less than that, lens does not get accumulated, है ना। हमारा लेंस क्या करता है? हमारा लेंस उससे ज्यादा क्या नहीं हो सकता है? कंप्रेस नहीं हो सकता है। तो जो अकोमोडेशन पावर है, उसकी एक लिमिट है। अकोमोडेशन पावर है जो उसकी क्या है? लिमिट है। क्या बात समझ में आई? उससे ज्यादा वो फोकस को चेंज नहीं कर पाता है, इसलिए इससे इस तरफ की जो इमेजेस होती हैं वो हमें ब्लर दिखती हैं। उससे ज्यादा लेंस कंप्रेस नहीं हो पाता है। मैक्सिमम लेंस कितना कंप्रेस हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? 25 सेंटीमीटर के बाद। इसके बाद अगर और ऑब्जेक्ट इस तरफ आए तो लेंस को और ज्यादा कंप्रेस होना पड़ेगा, क्योंकि रेस और ज्यादा डाइवर्ट हो चुकी हैं, तो और ज्यादा मिलाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाता है। क्लियरिटी है? हर चीज की लिमिटेशन होती है। इसका फोकल लेंथ चेंज तो हो जाता है बट एक लिमिट तक। कहां से एडजस्ट कर सकता है? 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक फोकल लेंथ, फोकस को वो एडजस्ट कर पाता है, ये उसकी लिमिट है। अगर इससे ज्यादा कम हो जाए तो इससे ज्यादा वो अपना कंप्रेस लेंस नहीं हो पाता है। समझ में आया? तो जो रेस होती है वो रेटिना पे जाके ना मिलने की जगह थोड़ी सी पीछे जाके मिलती है, मतलब प्रॉपरली सारी रेस यहाँ पर मिल नहीं पाती हैं। जो ऑब्जेक्ट से आ रही होती हैं जो 25 सेंटीमीटर से लेस पे रखा होता है। So basically there is a limitation for the accommodation of a power of lens, and the power can accumulate from a range from 25 centimeter to infinity, and the less than 25 centimeter the accommodation of a lens cannot be possible or done. This is a limitation. तो इसलिए इससे कम में हमें दिखाई नहीं देता है। तो क्वेश्चन 9 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 8th मैंने अभी फिर से डिस्कस कर दिया। वो मेरे पीडीएफ में मेंशन नहीं था, तो मेरे पास एनसीईआरटी की पीडीएफ पड़ी थी, उसमें ये क्वेश्चन मेंशन नहीं था। डन हो गई बात। 9th हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं फटाफट से। शायद सब न्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी इनको निपटाते हैं, वीडियो को शॉर्ट में खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाई डू स्टार ट्विंकल? व्हाई
डू स्टार ट्विंकल। ये हमने बच्चों आपको एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो नंबर 6 में। ये हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो नंबर 6 में। फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं, आंसर आप लिख सकते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। तो जो स्टार होता है ये खुद की लाइट देते हैं। स्टार क्या होता है? जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, और जो स्टार है वो हमसे बहुत दूरी पे है, हमसे बहुत दूर डिस्टेंस पे है। तो जब भी कोई लाइट स्टार से, जब भी कोई लाइट स्टार से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, so it suffers a refraction because our atmosphere is made up of different types of gases and the density is less at the top and it increases towards the earth। मतलब जो एटमॉस्फेयर है ऊपर से नीचे की तरफ डेंस होता जाता है, क्योंकि डेंसर हवाएं नीचे होती हैं और लाइट हवा ऊपर होती है। तो ये जो होता है वो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन सफर करते 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 मुड़ जाता है, और जिसकी जो अपेरेंट पोजीशन हमें समझ में आती है। और ये जो डेंसिटी होती है अर्थ की कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है एटमॉस्फेयर की, जिसके कारण इसकी पोजीशन में शिफ्ट होता रहता है, इसकी पोजीशन में शिफ्ट होता रहता है, जिसके कारण ये हमें ट्विंकल होता हुआ दिखता है। वीडियो नंबर 6 में हमने पूरा डिस्कस कर रखा है। तो आप आंसर भी लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं? द स्टार्स emits their own light and stars are very far from the earth and they appears to be a point object. So when a light ray comes from the star and enters into our earth atmosphere, the light suffers a refraction. So due to the refraction of light, there is a shift in the position of a star. Appears to be shift in the positions of star and they appear twinkle. क्या कहानी क्लियर है? वीडियो नंबर 6 देख सकते हो उसका आंसर लिखने के लिए, नहीं तो मैंने आपको यहां भी एक्सप्लेन कर दिया है। डन है? क्लियरिटी है? बोलो। चलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। थोड़ा आपको फील आ रहा होगा कि सर लाइव क्लास ही चल रही है, क्वेश्चन ही गायब हो गया सर का 8th, है ना? ठीक, आइए हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं? अगर स्टार करते हैं तो प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं? प्लैनेट्स आप समझते हो तो सुन लो फटाफट से। ये हमारा अर्थ है। ये पूछ रहे हैं व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते भाई? स्टार क्यों करते हैं? लाइट तो प्लैनेट से भी आ रही है। हाँ, मून है, मून भी क्या है? प्लैनेट है। हमारे तो सैटेलाइट है, बाकी हमारे प्लैनेट में उसको काउंट नहीं करते। जैसे हम बोल दो जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है, ये क्यों चमकते हुए नहीं दिखते हैं? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ स्टार आर too much greater than because the distance of stars are too much greater than relative to planets। बच्चा जो planets है ना, ये हमसे है तो बहुत दूर, but relative to what? relative to stars जो इन planets का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है ना? प्लैनेट का जो डिस्टेंस है रिलेटिव टू स्टार्स वो बहुत कम है। तो स्टार्स में वो बहुत दूर है हमसे, जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर है हमसे एज कंपेयर टू प्लैनेट्स। क्या बात समझ में आई? जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर डिस्टेंस पे हमसे एज कंपेयर टू प्लैनेट्स। तो जब भी किसी प्लैनेट से लाइट हमारे तक आती है तो जो प्लैनेट होता है वो हमें बहुत बड़ा दिखता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। तो जब इसके लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है, जो प्लैनेट से लाइट आती है, तो इसका जो रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, उसके कारण एक बड़ा शेप बनता है। स्टार आपको पॉइंट से दिखते हैं, लेकिन आप यहां से मून ही को देख लो तो मून आपको बहुत बड़ा दिखता है। तो जो रिफ्रैक्शन होता है वहां पे,
जो उस मून से जो लाइट हमारे अर्थ पे आ रही है, मून का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको दिखता है और वो हमसे पास है एज कंपेयर टू स्टार्स, राइट। तो जो लाइट हमारे पास कहाँ से आती है, मून से या प्लैनेट से, तो रिफ्रैक्शन तो होता है एटमोस्फियर में, रिफ्रैक्शन तो होता है, बट जो उनकी चेंज पोजिशन में शिफ्ट होता है वो हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, नेग्लिजिबल होता है। वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। वो क्या होता है, शिफ्ट होता है ना इनकी पोजीशन में। अब इतनी बड़ी चीज है, इसकी पोजीशन आपके सामने इतना ही बड़ा दिख रहा है और हल्का सा इसके पोजीशन में शिफ्ट होगा भी तो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा वो, बिकॉज द प्लैनेट्स आर, बिकॉज, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सिंस द प्लैनेट आर एट अ लेस डिस्टेंस एज कंपेयर टू स्टार, और यू कैन से द स्टार आर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस एज कंपेयर टू द planet. Therefore, the star appears to be a point object. Therefore, the star appears to be a point object, and due to the refraction of light coming from the star, there is a change, there is observe in the change in the position of the star. वो दिख जाता है, नोटिसेबल, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बट व्हेन द रेज कम फ्रॉम द प्लैनेट्स, but when the rays come or the light comes from a planet, the planets is a huge big object, since they are very nearer to us as compared to star, so it is negligibly observed in the shift in the positions of the planet, therefore it does not appear twinkle. आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्लैनेट कहाँ है, पास है, एज कंपेयर टू सन, सॉरी एज कंपेयर टू स्टार। प्लैनेट कहाँ है, पास में है, एज कंपेयर टू स्टार। स्टार हमसे बहुत दूर है, हजारों और लाखों टाइम्स दूर है, किससे, प्लैनेट से। प्लैनेट हमारे से पास है, समझ में। अगर मैं अर्थ का रेफरेंस लूं, क्योंकि हम देखते कहां है, अर्थ पे से, डन। तो जो बहुत दूर जब चीज हो जाती है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो पास है तो बड़ा ही दिख रहा है। तो जब प्लैनेट से लाइट आई तो रिफ्रैक्शन तो हुआ, लेकिन जो उसकी पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है ना रिफ्रैक्शन के कारण, इट इज नेग्लिजिबली, इट इज व्हाट, नेग्लिजिबल, देयरफॉर इट डज नॉट अपीयर ट्विंकल। बट जब कहां से रे आ रही है, वो बहुत दूर है, स्टार बहुत दूर है, तो जब उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो उसकी पोजीशन का जो शिफ्ट है ना वो दिख रहा है। समझ में आया, यस और नो, डन है, क्लियरिटी है, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये आंसर आप लिख सकते हो, बुक्स में लिखे हुए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किसकी, 12 की। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चंस का मैं आपको पीडीएफ दे दूं डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्लियर इन द मॉर्निंग। सब डिस्कस कर लिया हमने, वीडियो नंबर, व्हाई डज सन अपीयर, why does sun appear reddish in morning and evening, in morning and evening। इसका आंसर ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं वीडियो नंबर 7 में, वीडियो नंबर 7, वीडियो नंबर 7 देखिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाई डज द सन अपीयर्स व्हाट, रेडिश इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। आंसर फिर से सुन लीजिए, मॉर्निंग और इवनिंग के समय, मॉर्निंग और इवनिंग की समय सन का डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस और सन का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। हमारे बीच में और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। द डिस्टेंस बिटवीन अस, द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, अस क्यों, अर्थ क्यों नहीं बोल रहा हूं, अस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इवनिंग एंड मॉर्निंग हर इंसान के लिए अलग अलग होती है अर्थ पे, है ना। क्योंकि डिपेंड करता है कौन कंट्री किस जगह पे। कई कंट्री में जब सुबह हो रही होती है तो पता चला हमारे यहाँ रात होती है ना। तो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट फ्रोमिना होता है ड्यू टू द रोटेशंस ऑफ अर्थ। अब हम हमारी बात करें, अगर हमारी बात करें, हमारी इवनिंग होगा तो हमारी बात होगी, दूसरी कंट्री का इवनिंग होता तो उनकी बात होगी। तो इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग, in the evening and morning, or during morning and evening, the distance of the sun and us is greater, is maximum, is maximum. Therefore the light coming from the sun, therefore the light coming from the sun suffers what, maximum scattering, suffers maximum scatterings, and
शॉर्टर वेवलेंथ कलर एंड क्या लिखा है, शॉर्टर वेवलेंथ कलर गेट स्कैटर्ड, shorter wavelength color get scattered and higher wavelength reaches to us, and higher wavelength and higher wavelength color reaches to us. तो सन की लाइट कैसी होती है, जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, और जो हायर वेवलेंथ वाले होते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं, तो सन के पास क्या है, वेवग्योर, इस तरफ से इस तरफ चलते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, तो ये कलर मैक्सिमम कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ब्लू कलर इनकी शॉर्टर वेवलेंथ है, तो ब्लू यहां से इसकी शॉर्टर है तो ये तो और ही स्कैटर्ड हो चुके होंगे, तो ब्लू कलर वाले पैरामीटर पूरा स्कैटर्ड होता है, जिसके कारण हमें स्काई भी कैसी दिखती है, ब्लू, जिसके कारण हमें स्काई भी कैसी दिखती है, ब्लू। समझ में आया, स्कैटर्ड कलर हो जाता है। तो फिर जो कौन सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, तो मैक्सिमम शॉर्टर वेवलेंथ वाले स्कैटर्ड हो जाते हैं, और हम तक कौन से पहुंचते हैं, हायर वेवलेंथ वाले, जो कि क्या है, रेड। इसलिए हमें सन मॉर्निंग और इवनिंग में क्या दिखता है, रेडिश। सो व्हेन द लाइट फ्रॉम अ सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, आंसर कैसे लिखोगे, ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अस इज मैक्सिमम, ड्यू टू दिस द लाइट हैज टू ट्रेवल अ maximum distance during evening and morning, and the shorter wavelength of the light get scattered, and the shorter wavelength light get scattered, and the maximum scattering takes place during evening and morning, है ना। So maximum shortest wavelength colors get scattered and the maximum wavelength color reaches to us, which is red. Therefore sun appears reddish in color. क्लियरिटी है, yes or no, डन है, नोट करें। वीडियो नंबर 7 में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया, यू कैन वॉच इट एंड आंसर दिस आंसर्स क्वेश्चंस, गॉट इट, डन। So the last question for this video and completion of this exercise, that is question number 13. आइए आप और हम मिलकर समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है। सर क्वेश्चन क्या कहना थोड़ी ना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्वेश्चन सवाल करना चाहता है, आप आंसर दीजिए, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। लेट मी चेक द वीडियो वंस। ये वीडियो सारे वन शॉट में बनते हैं बच्चा, इसलिए थोड़ा सा समझना, कुछ मिस्टेक ऊपर नीचे हो जाए तो ट्राई टू एडजस्ट, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? व्हाई डज, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई डज स्काई अपीयर्स, क्या है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क, स्काई अपीयर, ये थ्योरेटिकल बात है, सॉल्व कुछ नहीं करना है, डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, ऊपर से निकल रहे होते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर होते हैं, क्वेश्चन क्या, उनको स्काई ब्लैक क्यों दिखती है, डार्क मतलब डार्क थोड़ा सा ब्लैकिश होता है ऊपर, है ना, हमारे एटमोस्फियर के जब हम बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है, ब्लैकिश होता है, क्या होता है, ब्लैकिश होता है। तो उन्होंने ये पूछा व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट्स, तो सुनिए आंसर, ये मैंने वीडियो नंबर 7 में एक्सप्लेन कर रखा है, किसमें, वीडियो नंबर 7 में, यहां भी बता देता हूं, तो ध्यान से सुनिए, ये हमारा एटमोस्फियर है और ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये क्या है, अर्थ है और ये हमारा एटमोस्फियर है, तो एस्ट्रोनॉट तो यहां है, एस्ट्रोनॉट तो बढ़िया, मैं कह रहा हूं अच्छे बढ़िया यहां घूम रहे हैं, ये उनका शिप है, लो शिप बना, सर शिप कैसे बनाते हैं, लो यहां पर एस्ट्रोनॉट घूम रहे हैं हमारे एटमोस्फियर के बाहर, ये एटमोस्फियर है। तो जब सनलाइट आई और हमारे एटमोस्फियर में एंटर करी, जब सनलाइट आई और हमारे एटमोस्फियर में एंटर करी, तो ब्लू कलर यहां स्कैटर्ड हो गया, क्या हो गया, ब्लू कलर यहां पर स्कैटर्ड हो गया। तो ब्लू कलर कहां दिखेगा, यहां, कहां स्कैटर्ड हुआ, अरे स्काई यही तो है, एटमोस्फेयर ही तो हमारा स्काई है,
तो ब्लू कलर कहां स्कैटर्ड हुआ? जब लाइट सन से आई और हमारे एटमोस्फियर में एंटर हुई तो यहां पर ब्लू कलर स्कैटर्ड हो गया और हमें कैसा कलर, हमारी आंखों पे कैसा कलर आएगा? ब्लू कलर। यहां से यहां थोड़ी रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हो रहा कि यहां चला जाएगा। अब एस्ट्रोनॉट कहां है? एस्ट्रोनॉट तो यहां है। एस्ट्रोनॉट कहां है? यहां कोई रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, स्कैटरिंग, यहां कोई स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है। स्कैटरिंग तो हमारे एटमोस्फियर में एंटर करने के बाद हो रही है और एस्ट्रोनॉट तो हमारे एटमोस्फियर के बाहर है। समझ में आया? अगर अंदर होते हमारे एटमोस्फियर के तो स्काई ब्लू दिखता। आप अर्थ से थोड़े से ऊपर जाइए तो आपको स्काई ब्लू दिखेगा, बट जब आप इसको क्रॉस कर जाएंगे हमारे एटमोस्फियर को, एटमोस्फियर के बाहर चले जाएंगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी, जो कि क्या दिखेगा? डार्क। यहाँ क्या होगा? डार्क, क्योंकि यहाँ कोई स्कैटरिंग हो ही नहीं रही। अगर यहाँ स्कैटरिंग होती तो ब्लू कलर यहाँ पहुंचता। यहाँ से थोड़ी ना ब्लू कलर इसके पास पहुंचेगा, यहाँ से तो ये वाली लाइट हट रही है, तो ये वाला पूरा रीजन क्या होगा? एटमोस्फियर के ऊपर वाला। स्कैटरिंग कहां होती है? लाइट को हमारे एटमोस्फियर में इंटर होने के बाद स्कैटरिंग होती है। और कौन सा कलर स्कैटर्ड होता है? ब्लू। तो हमें सब क्या दिखने लगता है? ब्लू। लेकिन एटमोस्फियर के ऊपर तो स्कैटरिंग होती नहीं है, यहां तो कोई डस्ट पार्टिकल है नहीं, वैक्यूम है। So when the light enters into the atmosphere, the scattering takes place and the light reaches to our eyes, so sky appears blue. But as astronauts are in a higher level from our atmosphere. They are above the atmosphere. So in above the atmosphere, the scattering of light does not take place and therefore the blue light does not reaches to the astronauts, so it appears dark. समझ आ गया? It appears dark. Astronauts कहाँ होते हैं? वो हमारे एटमोस्फियर के ऊपर होते हैं। समझ में आया? तो वहां तो स्कैटरिंग होती नहीं है। स्कैटरिंग तो एटमोस्फियर में एंटर होने के बाद होती है लाइट की। समझ में आया? इसलिए स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस बट नॉट टू द एस्ट्रोनॉट हु इज मूविंग अबव आवर एटमोस्फियर। क्लियरिटी है? सब स्कैटरिंग का खेल है वहां पे। क्लियरिटी है? यस और नो? डन है? So this is all about the solutions of the NCERT. We have discussed all the solutions. बस बीच में एक ऊपर नीचे हो गया था, कौन सा वाला? 8th और 9th वाला, है ना? So वो भी हमने कवर अप कर लिया था, वहां पर थोड़ा सा डिले हुआ था, राइट? बिकॉज वन शॉर्ट वीडियो बनता है तो कुछ ना कुछ शायद हो जाए ऊपर नीचे। इसी वीडियो में हुआ, मैंने चेक नहीं किया था, सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड है। डन? So this is all about the NCERT solution. We have completely completed this chapter. I hope whole concept I have delivered to you. Study well. And please share this video with your friends so that they can also study. Maybe they like my video, they may get easy from my video as compared to others, so please you can share with them as well. So have a good day, nice day, tada, bye bye, stay connected, take care of your parents and as well of yours. Bye bye.